नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए एथिक्स। तो आज हमारा जो नया चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति। एटीट्यूड यानी कि चैप्टर नंबर 2 है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। तो चैप्टर नंबर 2 एटीट्यूड है। तो चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी ये समझ लीजिए। एक तो हमें इसका पढ़ना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद पढ़ेंगे नेचर, कंटेंट और इंटेंट। नेचर, फिर कंटेंट एंड इंटेंसिटी। इतना हमें इसमें देखना है और ये भी देखने की कोशिश करनी कि एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या अंतर है। ये देखना है कि पूर्व धारणा क्या है, सोशल और अभिव्यक्ति का सामाजिक प्रभाव क्या है, ये भी देखेंगे। और अभिव्यक्ति का सामाजिक प्रभाव क्या वो तो देखें, और व्यावहारिक रिश्तों में किस तरीके से अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है ये देखेंगे। और इसके अलावा देखेंगे नैतिक अभिव्यक्ति, राजनीतिक अभिव्यक्ति। ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे अभिव्यक्ति में। तो चलिए पहले अभिव्यक्ति की कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं कि अभिव्यक्ति क्या है, इससे शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो अभिव्यक्ति है, इसके लिए जो कीवर्ड हमने छांट करके निकाले हैं वो 3 कीवर्ड हैं: मानसिक दशा, परिस्थिति, पसंद और नापसंद। क्या? मानसिक दशा, दूसरा परिस्थिति, और इसके अलावा एक और मैंने निकाला था पसंद नापसंद। पसंद या नापसंद। नापसंद, पसंद या नापसंद, इन 3 चीज़ों से मिलकर के। और एक और चीज़ में ऐड कर दिए, व्यवहार का पूर्वानुमान। अभिव्यक्ति इसमें सहायक है। क्या? व्यवहार का पूर्वानुमान। पूर्वानुमान, इन 4 चीज़ों को मिला लीजिए, एटीट्यूड की परिभाषा बन जाएगी। कैसे बनेगी? किसी दी गई परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा जो उसके पसंद नापसंद को दर्शाती है और उसके व्यवहारों के पूर्वानुमान में मदद करती है, वही अभिव्यक्ति है, ठीक है। किसी दी गई परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा जो उसके पसंद नापसंद को दर्शाती है और उसके व्यवहारों का पूर्वानुमान में मदद करती है, अभिव्यक्ति कहते हैं। चलिए लिखते हैं आपके साथ ही, इसको हटा देते हैं, लिख लेना आप लोग इसको। किसी दी गई परिस्थिति में किसी व्यक्ति के व्यक्ति की मानसिक दशा, व्यक्ति की मानसिक दशा किसी दी गई परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा जो उसके पसंद नापसंद को दर्शाती है, पसंद या नापसंद को दर्शाती है और उसके व्यवहार के पूर्वानुमान
और उसके व्यवहार के पूर्वानुमान में मदद करती है। अभिवृत्ति कहते हैं। समझ गए? तो ये है अभिव्यक्ति की परिभाषा। अब हम देख लेते कि अभिवृत्ति की परिभाषा तो हमने देख ली। अब देखते हैं अभिवृत्ति और किस तरीके से हो सकती, क्या क्या अभिवृत्ति हो सकती है। तो देखिए, अभिवृत्ति को समझने के लिए इस तरीके से समझिए। अरे कहाँ गया इसको? अभिवृत्ति जो है वो सकारात्मक भी हो सकती है या नकारात्मक भी हो सकती है। सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरीके की हो सकती है। किस तरीके से इसको डिसाइड करेंगे कि ये सकारात्मक है नकारात्मक? मान लीजिए इसमें क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। इसमें प्रतिक्रिया अनुकूल होती है और इसमें प्रतिक्रिया प्रतिकूल होती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जब प्रतिक्रिया अनुकूल होगी यानी कि आपके पक्ष में प्रतिक्रिया होगी तो परिणाम कैसा होगा? परिणाम सकारात्मक होगा। परिणाम सकारात्मक। ठीक है, तो परिणाम सकारात्मक हो। जब आपकी प्रतिक्रिया किसी के लिए प्रतिकूल है तो क्या परिणाम क्या होगा ये आपको भी पता। किसी के अगेंस्ट में प्रतिक्रिया है तो परिणाम नकारात्मक ही होगा। नकारात्मक परिणाम होगा, नकारात्मक परिणाम होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो आपने ये जो बोर्ड वर्क जो मैंने किया आपने लिख लिया, तो इसके बाद मैं इस एग्जाम्पल को डिटेल में समझाऊँ। लिख लिया है ना, तो मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। स्वच्छ भारत अभियान की मैंने बात की थी। हम आपको बता रहे थे स्वच्छ भारत अभियान में अभिवृत्ति के विषय में सकारात्मक और नकारात्मक अभियान। तो मान लीजिए इसमें पॉजिटिव अभिवृत्ति क्या होगी? पॉजिटिव अभिव्यक्ति ये होगी, पॉजिटिव अभिवृत्ति ये होगी कि योजना का सफल क्रियान्वयन व 100% लक्ष्य प्राप्ति हो। क्या हो? योजना का सफल क्रियान्वयन हो व 100% यानी कि 100% लक्ष्य की प्राप्ति हो ये हुआ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब नेगेटिव क्या होगा इसमें आप सोचिए। नेगेटिव क्या हो सकता है? नेगेटिव ये होगा कि योजना के सफल क्रियान्वयन में समस्या है। योजना के सफल क्रियान्वयन में समस्या।
योजना के सफल क्रियान्वयन में समस्या है। तो अब अभिव्यक्ति आपकी यहाँ पर परिवर्तित हो गई कि नहीं हो गई? यहीं पर अभिव्यक्ति परिवर्तन हो गया आपका। अभी आप यहाँ पर पॉजिटिव वे में सोच रहे थे तो आप 100% लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहे। जब आपने नेगेटिव सोचने का, नकारात्मक अभिवृत्ति आपके मन में आई, तो आप देखिए यहाँ पर आपकी अभिव्यक्ति परिवर्तन हो गई कि नहीं हो गई? अब आपको क्रियान्वयन में समस्याएं दिखने लगी। मान लीजिए आपका व्यवहार परिवर्तित होने लगा, व्यवहार परिवर्तन होने लगा। उसके साथ में दंड व निगरानी। आपको इस योजना को सफल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा? व्यवहार परिवर्तित करना पड़ा, दंड और निगरानी करवानी पड़ी, और सामाजिक प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा? सामाजिक प्रभाव किस तरीके का पड़ेगा? ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट में आप देखिए तो ये होते हैं। पॉजिटिव क्या होगा कि 100% लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी और सफल क्रियान्वयन योजना का होगा, यानी सफल पॉजिटिव सकारात्मक अभिव्यक्ति। और नेगेटिव एटीट्यूड ये होगा कि योजना को क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, दंड और निगरानी की प्रोसेस करनी पड़ेगी। और इसमें दंड और निगरानी में क्या होगा? सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर व्यवहार आपके प्रति कैसा था? समाज का सकारात्मक था, यानी कि सकारात्मक अभिव्यक्ति आपके लिए सकारात्मक व्यवहार या आपकी सकारात्मक छवि निर्माण करती है। ये हमने समझा अभिव्यक्ति क्या है, ठीक है। और देख लिया अभिव्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक किस तरीके से हो सकती है। तो अब देखते हैं अभिव्यक्ति में कुछ डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं कि अभिव्यक्ति में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ अंतर क्या है अभिव्यक्ति में। मान लीजिए अभिव्यक्ति व मूल्य में क्या डिफरेंस है, वहीं मान लीजिए अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है, ऐसे देखते हैं। तो 1 मिनट मुझे दीजिए। तो इधर लिखिए अभिव्यक्ति और इधर लिखिए अभिरुचि। अभिव्यक्ति और अभिरुचि, ये एटीट्यूड है और ये एप्टीट्यूड। अब इनमें अंतर समझते हैं कि क्या अंतर है। यहाँ पर लिखिए एटीट्यूड और यहाँ पर एप्टीट्यूड। 1 मिनट मुझे दीजिए, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में क्या अंतर है ये समझते हैं। जो अभिवृत्ति है ये मनोवैज्ञानिक दशा है, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। वहीं अभिरुचि क्या है? ये भौतिक विषय वस्तु है, भौतिक विषय वस्तु। ये भौतिक विषय वस्तु है। क्या? मनोवैज्ञानिक प्रघटना या दशा, मान लीजिए। वहीं और क्या इसके बारे में जान सकते हैं? मनोवैज्ञानिक प्रघटना है, मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, ठीक है। ये मानसिक स्थिति। और ये क्या है? क्षमता और कौशल, क्षमता और कौशल
एप्टीट्यूड को अभिरुचि भी कहते हैं, और भी दो नामों से जानते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। इसको और दो नामों से बोलते, अभिक्षमता कहीं कहीं बोलते हैं, अभिक्षमता या योग्यता। तो आप चाहें अभिरुचि की जगह ये दोनों शब्द भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अभिक्षमता और योग्यता। तो अभिवृत्ति क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रघटना है, और ये मानसिक स्थिति है, और ये अस्थायी प्रकृति की है। क्या है इसकी? ये अस्थायी प्रकृति है, ये अस्थायी प्रकृति है। वहीं ये तुलनात्मक रूप से स्थायी प्रकृति की है। तुलनात्मक रूप से किससे तुलना हो रही है? इससे। तुलनात्मक रूप से स्थायी प्रकृति की है, तुलनात्मक रूप से स्थायी प्रकृति की है। तो ये हो गई हमारी इन दोनों के मध्य अंतर। अब मैं आपको क्या कर सकता हूँ, इसके विषय में आपको लिखवाना चाहूँ तो लगभग 3 पेज तक लिखवा सकता हूँ, चाहूँ तो 2 पेज लिखवा दूँ, 1 पेज लिखवा दूँ। क्या इसका कोई उपयोग है? इसीलिए इसको इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग किताब पढ़ेंगे, उसमें आप जो भी वैल्यू एडिशन करना चाहें वो आप अपने अनुसार कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल में इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि कंटेंट को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। जितना मैं चाहूँ तो आपको बोल बोल के लिखवाऊँ, आपको ये 2 पेज में लिखवा दूँ। हम आपको यहाँ समझाने का कार्य कर रहे हैं ना कि आपके नोट्स बनाने का काम कर। अब क्या, नोट्स का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, नोट्स जब बनाते हैं तो नोट्स में अपनी एक नई किताब लिख देते हैं। नोट्स में क्या करते हैं, इतने बल्कि बना लेते हैं एथिक्स के नोट्स। अब उनके नोट्स बन रहे हैं वो लगभग 200 पेज के बन रहे, जबकि क्या करना है आपको 70 से 80 पेज के आपको एथिक्स के नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और कंपाइल करते करते आप जब रीडिंग करते जाएंगे और जब आप मेंस की कंडीशन में आएंगे तो आप 1 पेजर नोट्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये 1 पेजर नोट्स है क्या है? एक्चुअली ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, ये आपकी मेहनत है जो 1 पेज में उतर गई है करके। तो फिलहाल 1 पेजर से दूर रहिएगा अभी आप, और इतना डिटेल नोट्स भी ना बना लीजिएगा कि खुद ही रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो कोशिश इतनी करनी है कि नोट्स शॉर्ट में बनाने। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही शॉर्ट बनाने लगे, इतने शॉर्ट भी मत बनाइए कि आपको डिटेलिंग में प्रॉब्लम हो, इतने डिटेल भी मत बनाइए कि शॉर्ट में प्रॉब्लम हो, रिवीजन में प्रॉब्लम हो। नोट्स एक बैलेंस मेथड से बनाए जाते हैं। आपको मैं नोट्स पहले देख रहा हूँ, जो क्लास में जो वर्किंग क्लास के साथ रनिंग नोट्स आप बना ही रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आप प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। देखिए ना, आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए, आप टॉपर की प्रक्रिया देखिए, उसने कम से कम आप एक किताब कम से कम 8 से 10 बार पढ़ी होगी। क्या ये संभव है 8 से 10 बार किताब पढ़ देना है? असल में उसने जो किताब पढ़ी है ना 8 से 10 बार, उसने पहली बार तो पूरी किताब पढ़ी थी, पर दूसरी बार उसको किताब के कीवर्ड पता चल गए थे, तो उसने पढ़ना शुरू किया। जब पहली रीडिंग होती तो कोई किताब लगभग 30 दिन में कवर कर सकते हैं। पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, 30 दिन उसको लगते हैं, 13 डेज, ठीक है। जब वो दूसरा रिवीजन करेगा तो यही किताब 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, और जब तीसरा रिवीजन आता तो ये किताब मालूम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? केवल 7 दिनों में रिवीजन हो जाएगा इस पूरी किताब का। कितना बड़ा अंतर आ रहा है। कैसे अंतर आ रहा है? धीरे धीरे प्रक्रिया समझ में आ रही है, समझ में आ रहा महत्व, किन चीज़ों का महत्व है और किन चीज़ों का महत्व नहीं है। धीरे धीरे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने छटकर आ रही हैं, उसी अकॉर्डिंग आपकी रिवीजन भी बढ़ता जा रहा है इंटेंसिटी। तो प्रक्रिया बहुत सिंपल है, उसी को फॉलो कीजिएगा, किसी अदर मेथड का पालन मत कीजिएगा। अभी क्या होता है, कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि कोचिंग नोट्स सफिशेंट है। मैंने आपको हमेशा कहा ये कोचिंग नोट्स कभी सफिशेंट नहीं है। किताबें पढ़ना मैंडेटरी है, मैंडेटरी रहेगा अगर एग्ज़ाम निकालना है तो। जिसने भी एग्ज़ाम निकालना है तो उसने एक फार्मूला बिल्कुल अपने आजमा लिया है, वो ये किया है उसने कि किताबें उसने बिल्कुल पढ़ी हैं। क्लासेस चाहे एक बार उसने ना भी की हो, किताब ज़रूर पढ़ी होगी। किताबें ग्रंथ हैं, ग्रंथ से दूर भागोगे तो परीक्षा के परिणाम से आप दूर हो जाओगे। समझ गए? साधक कभी गीता से दूर नहीं होता,
उसी तरीके से कुरान का साधक, गीता का, बाइबल का, जितना भी धर्मानुयायी है, यदि वो धार्मिक है तो क्यों धार्मिक है? क्योंकि वो किताबों से जुड़ा हुआ है, ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से एस्पिरेंट क्यों एस्पिरेंट है? क्योंकि किताबों से, प्रक्रिया से और मेथड से जुड़ा हुआ है, तभी वो एस्पिरेंट है और तभी वो सफल भी होगा। ठीक है, समझ गए प्रक्रिया? तो हमने देख लिया अभी अभिवृत्ति और अभिरुचि या अभिक्षमता को देख लिया हमने। अब हम देखते हैं और एक कंपेयर कर लेते हैं यहीं पर। एक कंपेयर करते हैं एंथुजियाज्म यानी उत्साह के लिए। उत्साह क्या? एंथुजियाज्म। अभिवृत्ति और उत्साह में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। जैसा कि अभिवृत्ति मनोवैज्ञानिक प्रघटना है, यानी कि इसमें पसंद नापसंद महत्व रखते हैं। पसंद नापसंद महत्व रखते हैं। वही उत्साह क्या है? रुचिकर कार्य करने पर मस्तिष्क का नियंत्रण। क्या है? रुचिकर कार्य करने पर मस्तिष्क नियंत्रण। समझे आप लोग? मस्तिष्क पर नियंत्रण। उत्साह क्या है? रुचिकर कार्य करने पर मस्तिष्क पर नियंत्रण। वही अभिवृत्ति मैंने आपको बताया मनोवैज्ञानिक प्रघटना है। ये क्या है? पसंद नापसंद पर निर्भर करती है। वही क्या है? ये स्थायित्व को देखने, इसमें क्या स्थायित्व देखने को मिलता है। स्थायित्व देखने को मिलता है। इसमें स्थायित्व देखने को मिलता है, जबकि इसमें क्या? तुलनात्मक रूप से ये अस्थायी प्रकृति क्या होता है? क्या? तुलनात्मक रूप से ये अस्थायी प्रकृति का होता है। तो आप बताइए, उत्साह कितनी देर रहता है? थोड़ी देर रहता है, परंतु आपकी अभिवृत्ति पसंद नापसंद बहुत लंबे समय तक रहती है। इसलिए इसकी तुलना में ये अस्थायी होता है। और इसमें क्या अंतर देख सकते हैं हम लोग? इतना, हाँ, उत्साह के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे आप लोग जब किताब पढ़ेंगे तो आप अपने अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद है वो आप अपने अनुसार ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इतना करते हैं इसको। और एक इस जगह पर एक और टॉपिक को रख कर के कवर करते हैं। अब इस जगह हम लोग रख देते हैं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन को। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये मनोवैज्ञानिक प्रघटना है। इसका संबंध इच्छा से है। इच्छा से है। जब कोई अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है तो उस कार्य को कराने के पीछे जो कारक होता है, उसमें एक कारक मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा होती है, जो स्वयं अपने आप अपने अंदर से प्राप्त होती प्रेरणा। वो अभिप्रेरणा होती है जो इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्पन्न होती है। वो प्रेरणा को अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन। ठीक है, मान लीजिए आप सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर से स्वयं अभिप्रेरित हैं, तो आप लंबे समय तक इस फील्ड में टिकेंगे। आप अच्छा अध्ययन कर सकते हैं और आपकी सफलता का रेट भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये तो मनोवैज्ञानिक प्रघटना, ये आपको पता ही है मनोवैज्ञानिकता। इसमें क्या है कि जो इसमें इस
का, ऐसे समझिए, इच्छा है, इस इच्छा को व्यवहार करने या कहें इच्छा की पूर्ति, व्यवहार करने या इच्छा की पूर्ति, ये व्यवहार करने या इच्छा की पूर्ति का प्रयास करने में, व्यवहार करने इच्छा की पूर्ति का प्रयास करके संतुष्टि प्राप्त किया जा सकता है। इससे क्या किया जा सकता है? व्यवहार प्राप्त करने, इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करके संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं संतोष से, समझ गए ना? इसका संतुष्टि से कोई लेना देना नहीं है, संतुष्टि से कोई, जबकि इसका जो सेकंड पॉइंट ही है वो है सेटिस्फेक्शन, जबकि इसका संतुष्टि से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है? ये आदत है। दूसरी बात, ये जो है ना, ये क्षणिक है। ये क्षणिक है, परंतु ये लंबे समय तक रह सकता है। ये क्या? लंबे समय तक। तो हमने जान लिया अभिव्यक्ति से कई चीज़ों की, हमने कंपेयर करके देखा कि अभिव्यक्ति को किस किस चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं। अभी और भी चीज़ें, अभिव्यक्ति और मूल्य के बीच तुलना करें, अभिव्यक्ति और विश्वास के बीच क्या संबंध है उसको देखना है। तो चलिए उसी पर सीधे शिफ्ट होते हैं कि अभिव्यक्ति व मूल्य की तुलना करते हैं। अभिव्यक्ति व मूल्य, अभिव्यक्ति व मूल्य, अभिव्यक्ति की अपेक्षा मूल्य में भावनात्मक पक्ष अधिक होता है। क्या? अभिव्यक्ति की अपेक्षा मूल्य में भावनात्मक पक्ष अधिक होता है। तो इसको लिखिए, अभिव्यक्ति की अपेक्षा मूल्य में भावनात्मक पक्ष अधिक होता है। ठीक है, एक तो ये होगा। अभिव्यक्ति की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर होते हैं, इसकी तुलना में मूल्य अधिक स्थिर होते हैं। अभिव्यक्ति की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर होते हैं। अधिक चाहे हटा भी दीजिए, वैसे अधिक लगा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके कंपेयर में, अभिव्यक्ति के कंपेयर में मूल्य अधिक स्थिर होता है। ठीक, वहीं अभिव्यक्ति के निर्माण में मूल्य का एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। क्या? अभिव्यक्ति के निर्माण में मूल्य का एक निश्चित प्रभाव पड़ता है, परंतु मूल्य के विकास में अभिव्यक्ति का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिव्यक्ति के विकास में मूल्य का एक निश्चित प्रभाव पड़ता है, किंतु मूल्य के विकास में अभिव्यक्ति का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस लाइन को लिखते हैं,
अभिवृत्ति के विकास में मूल्य का कोई निश्चित मूल्य का निश्चित प्रभाव पड़ता है। अभिव्यक्ति के विकास में मूल्य का निश्चित प्रभाव पड़ता है। जबकि मूल्य के विकास में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि मूल्य के विकास में अभिव्यक्ति का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि मूल्य के विकास में अभिव्यक्ति का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिव्यक्ति के विकास में मूल्य का एक निश्चित प्रभाव पड़ता है, जबकि मूल्य के विकास में अभिव्यक्ति का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। वहीं अभिव्यक्ति मुख्य रूप से सकारात्मक व नकारात्मक होती है, जबकि मूल्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व नैतिक होते हैं। क्या अभिव्यक्ति मुख्यतः सकारात्मक व नकारात्मक होती है, जबकि मूल्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, जबकि मूल्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक होते हैं। नैतिक होते हैं। इतना अभिव्यक्ति के लिए ठीक है। और अगर एक चीज़ और लिखना चाहे, मूल्य की पहचान अथवा आत्मीकरण की प्रभाव। मूल्य की जो पहचान होती है वो आत्मीकरण की प्रधानता है, लेकिन अभिव्यक्ति में ये चीज़ नहीं। आत्मीकरण क्या, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अंदर की बात। मूल्य की पहचान में ये चीज़ आप मत लिखिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। अभिव्यक्ति और मूल्य के बीच के अंतर के लिए इतना काफ़ी है। इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए। तो अभिव्यक्ति व मूल्य हमने लिख लिया। अब उसके बाद अभिव्यक्ति व विश्वास में संबंध। व विश्वास में संबंध। अभिव्यक्ति व विश्वास में संबंध। जो विश्वास है वो वस्तुओं व विचारों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति को विश्वास कहते हैं। क्या, वस्तुओं व विचारों के बीच अभिव्यक्ति के, वस्तुओं व विचारों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति को विश्वास कहते हैं। वस्तुओं व विचारों के बीच
संबंध की अभिव्यक्ति को विश्वास कहते हैं। वहीं विश्वास अभिव्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित करता है, जबकि जिसके लिए आधार पर अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। विश्वास क्या है? ये अभिव्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित करता है जिनके लिए आधार पर अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। ऐसे समझिए, जो विश्वास है अभिव्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित करता है जबकि विश्वास अभिव्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित करता है जबकि नहीं होगा, करता है, इसकी जगह लिखिए जबकि की जगह, जिनके लिए आधार पर अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। जिनके लिए आधार पर अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। अभिव्यक्ति मेन पर्सनालिटी। विश्वास अभिव्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित करता है जिनके लिए आधार पर अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। यानी विश्वास से अभिव्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित करती है, यानी विश्वास से अभिव्यक्ति का संज्ञानात्मक पक्ष इंगित करता है, इसी के आधार पर अभिव्यक्ति का निर्माण होता है, यानी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। ये हमने देखा दूसरा पॉइंट। इसके अलावा देखिए, अभिव्यक्ति की अपेक्षा विश्वास का कार्यक्षेत्र अधिक सीमित होता है। इसकी अपेक्षा विश्वास का कार्यक्षेत्र अधिक सीमित होता है। सीमित अभिव्यक्ति की अपेक्षा विश्वास का कार्यक्षेत्र अधिक सीमित होता है। ठीक है, अधिक सीमित होता है तथा विश्वास में अंधविश्वास की संभावना होती है। तथा विश्वास में अंधविश्वास की संभावना होती है। ठीक, ये हमने जी विश्वास की तुलना में अभिव्यक्ति परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। क्या? विश्वास की तुलना में अभिव्यक्ति परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। यही लिख लेते हैं। विश्वास की तुलना में अभिव्यक्ति परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। ठीक है, अभिव्यक्ति व विश्वास में संबंध हमने देख लिया। क्या है? वस्तुओं और विचारों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति को विश्वास कहते हैं। ठीक है,
वहीं विश्वास जो है अभिव्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित करता है, जिसके लिए आधार पर अभिव्यक्ति का निर्माण यानी पर्सनालिटी का निर्माण होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। वहीं अभिव्यक्ति की अपेक्षा विश्वास का कार्यक्षेत्र अधिक सीमित है, ठीक है, तथा विश्वास में अंधविश्वास की संभावना अधिक होती है। संभावना होती है या अधिक होती है, दोनों चीज़ें आप जो मर्जी आप लिखें, ठीक है। विश्वास की तुलना में अभिव्यक्ति परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। तो ये हमने देख लिया अभिव्यक्ति व विश्वास में संबंध। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभिव्यक्ति की तुलना देख ली, अब हम देखते हैं कुछ अदर डायमेंशन भी देख लेते हैं अभिव्यक्ति में क्या है। तो हम देखते हैं अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो चार्ट आपको बना देता हूं, बीच में डायग्राम बना देते हैं, उससे आप समझ लीजिए। ये है, इसमें लिखिए अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें एक तो देखिए आपके अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है परिवार। आपके अभिव्यक्ति को परिवार बहुत कि समझ लीजिए बहुत मजबूती से प्रभावित करता है। और कौन से कारक हो सकते हैं जो आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं? परिवार आपके गुणों को, आपके अभिव्यक्ति को इस तरीके से प्रभावित करता है। मान लीजिए आपकी माता हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो आपको किस तरीके की शिक्षा देती है, उसी अनुसार आपकी अभिव्यक्ति विकसित होती है, उसका निर्माण होता है, सकारात्मक नकारात्मक जिस तरीके भी। वहीं अभिव्यक्ति के निर्माण में मित्र मंडली की भी भूमिका है। मित्र मंडली कहें, इंग्लिश में कहती है फ्रेंड सर्कल की बहुत बड़ी भूमिका। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति। आज आपको क्या लगता है ईरान इजराइल में लोगों की अभिव्यक्ति किस तरीके की हो रही होगी? उनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, युद्ध हो गई इत्यादि कारक हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। ठीक है, वही अभिव्यक्ति को प्रभावित करने कारकों में एक तो देखिए शिक्षकों की भूमिका भी है। शिक्षकों की भूमिका हमने क्या बताया आपको? परिवार, मित्र मंडली, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, शिक्षकों की भूमिका। शिक्षक आपको जो गुण सिखाते हैं, आपको पढ़ाई करते टाइम आपको मोरल एजुकेशन देते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं, आपको हमेशा सकारात्मक चीज़ें सिखाते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। वहीं अभिव्यक्ति में एक कारक लिंग भी है, जेंडर भी आपकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक डिसाइड कर देता है। ठीक है, वही नृजाति, इधर आ जाता हूं मैं। एक कारक नृजाति भी है। ठीक है, वही संचार के साधन, ये भी आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए इनके कुछ एग्जाम्पल आप देखिए। मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, फिल्म, ETC इत्यादि।
ये सभी कारक हैं संचार के माध्यम से होने वाले कारक। और क्या है? रेस, प्रजाति। व्हाइटमैन बर्डन थ्योरी सुनी है आपने? वो किस तरीके की अभिव्यक्ति को दर्शाती है? प्रजाति अभिव्यक्ति को दर्शाती है। और भी कई चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मेरे सामने इतना काफ़ी, नहीं तो आप देखिए RWA यानी कि रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बट मेरे सामने इतना काफ़ी, इतने कारक, और परीक्षा में सीमित रहना, क्योंकि हमारी शब्द सीमा सीमित है ना, उसी के अनुसार हमको कार्य करना है। तो अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक हमने देख ली। अब अभिव्यक्ति की प्रकृति को देख लेते, नेचर ऑफ एटीट्यूड, उसको देख लेते हैं। अभिव्यक्ति की प्रकृति, तो प्रकृति इसको भी डायग्राम से ही बनाते हैं। प्रकृति आप अपने एग्ज़ाम में कोशिश करेंगे, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्लिप्स में यदि आपको डिटेल देनी है तो आप इसी तरीके का उपयोग करें। आप एक डायग्राम बना दें, उसमें आप बाकायदे डिटेलिंग के साथ चीज़ें ऐड कर दें। अब इसमें क्या है? प्रकृति में प्रकृति किस तरीके की? कर्णत्व। कर्णत्व क्या है? इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। बैलेंस, बैलेंस इसकी इंग्लिश है। इसको किस तरीके समझे? या तो और या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। कर्णत्व की इस तरीके से, या तटस्थ नहीं होता है। इसकी प्रकृति तटस्थ नहीं होती है, ठीक है। और इसमें साहचर्यता होती है। साहचर्यता को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। और इसमें क्या होती है? इसमें सरलता यानी सिंप्लिसिटी होती है, सरलता। इसकी प्रकृति यानी कि सरलता होती है, इसमें जटिलता होती है। इसमें नेटवर्क की बात होती है तो क्या सरलता होती है, जटिलता होती है। वही संजाल यानी नेटवर्क होता है इसमें। इसकी प्रकृति संजाल यानी नेटवर्क। और इसमें केंद्रीयता, प्रकृति से आप समझ सकते हैं कि अभिव्यक्ति को किन किन तरीके से, किस किस तरीके की अभिव्यक्ति हो सकती है। अभिव्यक्ति सरल भी हो सकती है, जटिल भी हो सकती है, किसी नेटवर्क से प्रभावित हो सकती है। केंद्रीयता इसमें हो सकती है, केंद्रीयता यानी कि सेंट्रलिसिटी इसमें हो सकती है। और साहचर्यता हो ही सकती है। कर्णत्व यानी कि या तो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो। इसकी प्रकृति कुछ इस तरीके की होती है। तो प्रकृति इतनी ठीक है। तो अब इसके अवयव या साधन देख लेते हैं क्या है। अवयव या साधन, ये हेडिंग है अभिव्यक्ति के अवयव या साधन। तो इसके क्या टूल्स हैं ये देख लीजिए। साधन, साधन इस तरीके से, एक तो ये नकल पर कार्य कर सकती है।
प्रतिस्पर्धा पर कार्य करती है। और इसके क्या साधन हो सकते हैं? और इसके साधन हो सकते हैं सुझाव। सुझाव के अनुसार अभिव्यक्ति बदल जाती है। कोई यदि गलत नकारात्मक अभिव्यक्ति है और वो कोई व्यक्ति उसको जाकर के सकारात्मक सुझाव दे और व्यक्ति उसका पालन करे तो उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। संज्ञान, संज्ञान से अभिव्यक्ति बदलती है। संज्ञान क्या है? संज्ञान यानी कि विचारधारा, मनन मंथन से, मनन मंथन से। ये भी साधन है अभिव्यक्ति के, अवयव साधन। और क्या इनमें हो सकते हैं? अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक है। और क्या चीज़ें इसमें हो सकती? साहचर्यता, साहचर्य, साहचर्य मतलब एसोसिएशन, साथ में कार्य करना, एसोसिएशन, साहचर्य। तो ये हमने देख लिए इनके साधन। साधन क्या है? एक तो ये नकल पे बदल सकती है, प्रतिस्पर्धा इसमें होती है अभिव्यक्ति में, सुझाव पर ये बदल सकती है, सुझाव भी इसके एक कारक हैं, अभिव्यक्ति के साधन है। अभिव्यक्ति निर्माण में ये चीज़ें साधन है। संज्ञान, विचारधारा, मनन मंथन से इसको किया जाता। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस से भी अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। और साहचर्य यानी कि एसोसिएशन यानी कि साथ रहने का कार्य करने, मतलब साथ में रहने वाले के साथ भी ये चीज़ बदल जाती है। ये रही अभिव्यक्ति के साधन। अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम देखेंगे अभिव्यक्ति की संरचना और उसके आगे की क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आंसर आप लिखिए, उसके बाद आप सीधे मेल कीजिए, मेल करेंगे, आपको इवेल्यूएट करके आंसर भेज दिया जाएगा। किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए। आज आपके डाउट नहीं लिए गए। कोई डाउट किसी का? ऑडियो नहीं आया था। एक बार आप लोग बताइए, क्या क्लास में बीच में ऑडियो इंटरप्ट हुआ था? नहीं हुआ था। आपका रोज ऑडियो का प्रॉब्लम क्या, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। और कोई ऑडियो की शिकायत नहीं करता है, आप क्यों करते हैं? सर उसका क्या कह रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब आ रही है? अब हेलो हेलो। हाँ देखिए, अब आप कह रहे आ रही है तुम। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा। और बाकी लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपने लोग अपने स्टूडेंट है यूट्यूब के लिए तो मैं टेलीग्राम पर देता हूँ। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप वाले आप लोग तो भेज ही सकते हैं ना मुझे। सिर्फ 2 लोगों ने भेजा आंसर, बाकी लोग कब भेजेंगे? किसी मुहूर्त का इंतज़ार हो रहा है क्या? हाँ देखिए, ऐसे समझिए, मेहनत आप करेंगे, आंसर से मेरा कोई लेना देना, आप बिल्कुल मत लिखिए। समझ रहे हैं? आपकी मेहनत आपकी, मेरी तो है नहीं, मर्जी भी आपकी है। वैसे चॉइस आपने की, मैंने नहीं कहा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में इंटर कीजिए, आपको चयन कीजिए। और आप लोग चैनल भी शेयर नहीं कर रहे, जो मैंने कहा था आपको शेयर कीजिए कुछ लोगों को। ठीक है, इतना काफ़ी है आपका कंटेंट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ऐसे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और किसी का कोई डाउट हो तो लिखिए, तुरंत मैं अभी देख लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अच्छा ये बताइए, आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि आज मैंने डाउट नहीं लिया। और बताइए, यही फॉर्मेट में
यूज़ करूँ कि बीच बीच में डाउट लेते चलें? 1 घंटे की क्लास, 1 से सवा घंटे क्लास में क्या बीच में रुकना और डाउट आप लोगों के लेना, और बाकी आप लोग तो ग्रुप से जुड़े ही हैं, आप लोगों को सीधे आसानी से काम हो जाएगा आपका। हाँ, 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 ऐसा कर सकते हैं। अभी प्रीलिम्स के लिए मैं विचार बना रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए एक सेपरेट क्रैश कोर्स लाया जाए यूपीपीएससी, क्योंकि अब प्रीलिम्स बिल्कुल पास है। ये तो जो फाउंडेशन बैच मैं कर रहा हूँ, ये अभी इस साल का जो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स, उसमें आपका कोई हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि अब टाइम ही कितना बचा हुआ है बिगिनर के लिए, ये भी तो आप देखिए। कोशिश कीजिए कि आप इस साल को अपना टारगेट मत रखिए, या तो आपने पहले से पढ़ाई कर रखी होगी, तैयारी होनी चाहिए, तो उस आधार पे आप इस साल का अटेम्प्ट देंगे तो आपका कुछ समझ में भी आता है मुझे। क्या? अच्छा, अच्छा। अरे, मानता हूँ मैं अटक जाता हूँ भाई, ऑनलाइन की क्लास में ये तो प्रॉब्लम होती ही है ना, ये अचानक से बोलते बोलते रुक जाते। कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है बताइए, आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही तो बताइए, मेथड पर क्या बात करनी है। और बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? होने वाला है। देखिए, जो आपने यहाँ पर कमेंट में लिखा, उसका मैंने सॉल्यूशन पहले कर ही दिया है। आप जाइए ग्रुप में, आप किसी भी स्टूडेंट से सीधे जाकर डायरेक्ट डीएम कीजिए किसी भी स्टूडेंट को, या मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड करा दूँगा। लेकिन ये सब छोटी मोटी चीज़ें आप लोग बताइए, यहाँ पर लिख देते हैं कि सिलेबस आपको नहीं मिल रहा। एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरा सिलेबस जो हमने अपनी कोचिंग के लिए टाइप करवाया था वो आपको भेज देते हैं। आंसर आपको लिखना है और सीधे जीमेल पर भेजिएगा, और जब हमारे चैनल की रीच बढ़ जाएगी तो फिर मैं टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना दूंगा। अभी आप लोग पर्सनली जुड़े हैं, जितने लोग उतने लोग जुड़े रहिए, ठीक है। व्हाट्सअप में एक्चुअली क्या होता है, व्हाट्सअप में नंबर शेयरिंग भी हो जाती है, ठीक है। हाँ, हाँ, इतना काफ़ी है। और तो किसी का आप कोई डाउट नहीं है? नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।